Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 12th chemistry. So we are discussing our chapter 3 that is electrochemistry. In the previous lecture we discussed till the first third half of the chapter, right? हमने पहला पार्ट उसका कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करी, राइट? उसकी मेजरमेंट की बात करी, उसकी ईएमएफ की बात करी, ई नॉट सेल की बात करी एंड हमने मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन की बात की थी, राइट? इतना हम कंप्लीट करके अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की. देखो पूरा जब हमने डेनियल सेल की बात करी थी तो उसमें बेसिकली हो क्या रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है Zn से कॉपर में जा रहा था, ठीक है, और कॉपर जो है इलेक्ट्रोड पे पेस्ट हो रहा था, राइट? अब हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो ट्रांसफर हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो बेसिकली अब हम इनके बारे में बात करने वाले हैं. सो इस चीज को, कंडक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे कि एक्चुअली कंडक्टिविटी होती क्या है, ठीक है? कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है. मैं इस बेसिक्स को थोड़ा सा और अच्छे से इलेबोरेट करके हम थोड़ा सा अच्छे से इसे क्लियर करेंगे, फिर हम इसके आगे थ्योरी पे जाएंगे कि कंडक्टेंस क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनके वजह से क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या हमारे पास चेंजेस आते हैं, उसके बारे में आज हम पूरे लेक्चर में बात करने वाले हैं, right? So let's get started with the next half, that is conductance of electrolytic solution. अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से क्या मतलब है? सबसे पहले तो सॉल्यूशन जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हो, बेसिक लैंग्वेज में बोले तो वो सॉल्यूशन जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हो. अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो आयनिक है नेचर में, ठीक है? हमने इन 9th एंड 10th में बात करी थी आयनिक बॉन्ड्स की, राइट? जो बॉन्ड्स आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो वो बॉन्ड्स जो कि आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अब हम यहाँ पे उसको नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का. क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स का. तो वो सॉल्यूशन जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि आयंस प्रेजेंट है, चाहे वो हमारे पास पॉजिटिव आयन है, चाहे वो हमारे पास नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, एक सॉल्यूशन अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर उसके अंदर कोई कंपाउंड डाल रहे हैं तो कंपाउंड में एक पार्ट पॉजिटिव वाला होगा और दूसरा पार्ट नेगेटिव वाला होगा, राइट? तो Na पॉजिटिव होगा, चलो हम NaCl की बात लें तो एक जगह NaCl होगा, एक जगह Na पॉजिटिव होगा और एक जगह Cl नेगेटिव होगा. तो वो अब हम उन सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जहाँ पर चार्जेस इंड्यूस हो रहे हो, जो कंपोनेंट है हमारे पास वो टूट के आयंस में कन्वर्ट हो रहा हो और उसी से ही आएगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. अब जब वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो चार्जेस भी इंड्यूस कर देगा और वो चार्जेस क्या करेंगे? फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. और उसी इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, इन सब का. तो वन बाय वन अब हम इनको पढ़ते हैं कि कैसे कंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, राइट? सो सबसे पहले क्या हम बोलते हैं, हमारे पास ये बेसिक होता है कि सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास करने देगा उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्टर. जो नहीं पास करने देता होते हैं इंसुलेटर. ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है? कि फॉर एग्जांपल कोई आयरन की रोड है तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा, वो बोलेगा हाँ तो फ्लो कर जा. तो वो सब्सटेंसेस जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स. अब जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, ग्लास है, ये क्या करते हैं? ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देते, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, अपने अंदर से फ्लो नहीं करने देते इलेक्ट्रॉन्स को. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करने दे रहे या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करने देते, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं. तो कंडक्टर्स कौन से? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देंगे. इंसुलेटर कौन से? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करने देंगे. Then is resistance. Resistance is defined as the hindrance provided by the conductor in the passage of current. तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो चीज है जब अब हम बात करें कि ठीक है एक कंडक्टर है मेरे पास, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है,
ठीक है। उसके अंदर से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, कंडक्टर भी कभी कभी कुछ हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, मतलब रुकावटें प्रोड्यूस करता है, और उस रुकावट को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? एक वो ऑब्स्टेकल है या हिंड्रेंस है करंट के फ्लो होने में। मान लो करंट फ्लो हो रहा है, बीच में उसे कोई रुकावट मिल गई, मतलब कोई ऑब्स्टेकल मिल गया, ऑब्स्टेकल से अब वो पास नहीं होने पा रहा, तो उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। कोई भी कंडक्टर हो वो हमेशा कभी ना कभी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो दिखाता है, चाहे वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा के केस में तो वो इंसुलेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन स्टिल हर एक कंडक्टर रेजिस्टेंस कभी ना कभी दिखाएगा, ठीक है। A substance which offers greater resistance will allow less electricity to flow through it. तो क्या होगा? अब वही बात है, इंसुलेटर वाली कहानी यहाँ पर आ गई कि अगर उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके हर पाथ में ऑब्स्टेकल आई जा रहा है, तो वो क्या चाह रहा है? मैं बिहेव तो कंडक्टर की तरह कर रहा हूँ, लेकिन मैं करंट को फ्लो करने नहीं दूंगा, कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो वो सब्सटेंसेस, ठीक है, जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर से जो करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत कम फ्लो कर पाती, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा। ऑब्स्टेकल्स अगर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली एक जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रॉपरली कॉन्टिन्यूस फॉर्म में फ्लो नहीं कर पाएगी। अब आप भी सड़क पे जा रहे हो, आपको जाते जाते बहुत सारे पॉट होल्स मिल जाए, तो आप भी कभी इरिटेट हो जाओगे कि कितने गड्ढे हैं यहाँ पे, राइट। तो वही बात यहाँ पर आ जाएगी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी कम फ्लो होगी। नाउ इसको हम ओम्स में कैलकुलेट करते हैं, ओम्स, ठीक है। ओम साइंटिस्ट थे, उधर से आया था, एंड आपने ये चीज, ठीक है, क्लास 10th की फिजिक्स में भी पढ़ी है, ओम्स लॉ में, राइट। तो ओम को हम इस ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स लाइक हाफ, देन ऊपर से सर्कल एंड नीचे हाफ। तो ये हमारा ओम का सिंबल है। नाउ the electrical resistance are any object is directly proportional to its length and inversely proportional to the area of cross section. अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक रोड की बात करती हूँ, ये एक रोड है, ठीक है, इसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, और इसकी ये लेंथ है, ये पूरी लेंथ है, ठीक है, ये जो हमारी पूरी लेंथ है, और इसके बीच का कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। तो जो हमारी रेजिस्टेंस होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है लेंथ के, कि कितना लंबा है, लेकिन हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है, मतलब उसके एरिया के जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारे पास यहाँ से ये फॉर्मूला आता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, ठीक है ना। R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए, ये आपका आज का पहला फॉर्मूला आ गया। अब जो ये वाला पार्ट करने वाला है ना, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज आने वाले, छोटे छोटे बहुत सारे फॉर्मूलाज आने वाले हैं, तो आप एक साथ के साथ नोट डाउन करते चले कि क्या क्या फॉर्मूलाज है, राइट। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है? रो L बाय ए के, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी, L is equals to length, A is equals to area of cross section, right, and R is resistance, R is resistance। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला R is equals to रो L by A। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है? Resistivity is defined as the resistance offered by the substance of 1 meter length and area of cross section equal to 1 meter square। जब हमारे पास वही बात आ गई स्टैंडर्ड कंडीशन वाली, कि मेरे को पास स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई है कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया भी जो है उसका 1 मीटर स्क्वायर का है, तो वहाँ पर रेजिस्टिविटी प्रोड्यूस होगी, वहाँ पर रेजिस्टिविटी प्रोड्यूस होगी। और इसका जो होता है, अब देखो ये इसकी डिपेंडेंस किस पे है? मीटर्स पे है, राइट। इसकी डिपेंडेंस किस पे? मीटर्स पे। अगर मैं इसके यहाँ से फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो क्या होएगा? रो जो होएगा R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए है, ठीक है।
आर, अगर मेरे को रो निकालना है तो मैं क्या करूँगी, आर को हम क्या करेंगे, इधर सारा इसको उल्टा ले जाएंगे, तो आर इंटू एरिया अपॉन में एल इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, राइट। रो आर किस में होता है, ओम्स में, ठीक है। एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। लेंथ किस में होती है, मीटर में। ये 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट्स क्या आ गई, ओम मीटर। तो इसकी हमारे पास यूनिट्स क्या होती है, ओम मीटर, ओम एंड मीटर, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट्स होती है। तो रेजिस्टिविटी कब प्रोड्यूस होगी, जब स्टैंडर्ड कंडीशंस आ जाए। एक तरीके से हम इमेजिन करके चलिए, एक स्टैंडर्ड कंडीशन है कि मेरी कंडक्टर है वो 1 मीटर का है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो वहाँ पर रेजिस्टिविटी प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास जो लेटर है ये आपको जैसे पी जैसा दिख रहा होगा, राइट, लेकिन ये होता है ऐसे, ऊपर से थोड़ा सा स्मॉल और नीचे तो थोड़ा लंबा। तो ये होती है हमारे पास रेजिस्टिविटी, जिसे हम कहते हैं रो, ये रो, ठीक है। तो हमारे पास अभी हमने 2 टॉपिक की बात की, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या है, वो कंडक्टर जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, राइट। इसकी ऐसे यूनिट होती है ओम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जब हमारे पास रेजिस्टेंस में एक स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉलो हो जाए, मतलब मेरे पास कंडक्टर का 1 मीटर लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसका ए है, तो ऐसे कंडीशंस में हमारे पास आ जाते हैं रेजिस्टिविटी और उसकी यूनिट्स होती है ओम मीटर। और ये हमने डिराइव किया, कैसे कि निकाली हमने, आर इंटू ए अपॉन एल रो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आर जो होता है वो हमारा ओम्स में होता है, एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में है, लेंथ जो है वो मीटर में है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर जो है वो हमारी रेजिस्टिविटी आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस, ठीक है। अब हमने रेजिस्टिविटी की बात करी, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस क्या होगा, वो बहुत इजीली अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देगा। वो कंडक्टर जो अपने अंदर से बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, उस कंडक्टर को कहते, उसकी हम कहते हैं कंडक्टेंस, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। सो द ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इट्स कंडक्टेंस। वो आसान तरीका जिससे कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से, क्योंकि कई बार मोलारिटी को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा भी था कि एक जगह हमने मोलारिटी को सी से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, इसलिए कंडक्टेंस को हम सी से नहीं जी से रिप्रेजेंट करते। तो कंडक्टेंस क्या है, वो इज मतलब वो आसानी तरीका जब एक कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देगा, बहुत आराम से फ्लो करने देगा, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। एंड इट्स कंडक्टेंस हम उसको जी से डिनोट करते हैं। इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, और ये उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है, रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो जी इज इक्वल्स टू 1/r, ठीक है। अब आर क्या था, आर जो था वो था L अपॉन ए, रो L/A, राइट। तो अगर मैं इधर से फॉर्मूला निकालूं तो क्या हो जाएगा, G इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू A/L, ठीक है। और इस 1/रो को हम कहते हैं कापा, इस 1/रो को हम क्या कहते हैं, कापा कहते हैं। मतलब ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी है। जैसे रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी होती है, वैसे कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी किसका उल्टा होगा, 1/रेजिस्टिविटी, ठीक है। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। मतलब कि हमारे पास है तो स्टैंडर्ड कंडीशन, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली फ्लो करे। रेजिस्टिविटी में क्या था, है तो स्टैंडर्ड कंडीशंस, बट उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ऑब्स्टेकल से पास कर रही थी, बहुत रुक रुक के जा रही थी। लेकिन कंडक्टर्स में क्या है, बिल्कुल अच्छे से फ्लो करिए, कंडक्टिविटी भी उसकी हाई होगी, क्योंकि उसकी जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है और वो इजीली फ्लो कर पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर रहा है। तो ये हमारे पास कुछ कापा होता है, ठीक है। तो G जो है वो कापा इंटू A/L के बराबर होता है, ठीक है। वे कापा इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का इनवर्स जो होता है वो होता है हमारे पास कापा। तो इसके जो SI यूनिट्स आते हैं, कंडक्टेंस की जो SI यूनिट्स आती है वो होती है साइमन, ठीक है, या ओम इनवर्स या मो,
ठीक है, अब देखो कैसे, जी को हम क्या बोल रहे हैं, 1 अपॉन रेजिस्टेंस है ना, 1 अपॉन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हम किस में कैलकुलेट करते हैं, ओम्स में कैलकुलेट करते हैं, तो 1 अपॉन ओम होगा, दैट इज ओम इनवर्स, दैट इज ओम इनवर्स, या फिर इसका सिंबल हम कैसे लिखेंगे, ओम का सिंबल लगाए उस पर -1, या फिर हम इसको लिख देते हैं मो देखो ओम का ही उल्टा है, MHO, मो भी कह देते हैं। और इसके एक और ऐसा यूनिट होती है दैट इज साइमंस, साइमंस हम कम यूज करते हैं लेकिन स्टिल साइमंस भी एक इसकी ऐसा यूनिट है, कई बारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए साइमंस दे दिया जाता है, क्योंकि साइमंस हमें जनरली याद नहीं रहता, सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं वो साइमन रिलेटेड नहीं होते, वो होते हैं ओम इनवर्स ऐसे दिए हुए होते हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तब हमें ना साइमंस के रिस्पेक्ट में दे देते हैं, क्योंकि हमें याद नहीं रहता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा कंडक्टेंस की तो ऐसा यूनिट साइमंस है, तो बेसिकली इसकी 3 ऐसा यूनिट है, ठीक है, ओम इनवर्स, साइमंस और मो, ठीक है, ये हमारी है। और कंडक्टिविटी क्या है, ये इनवर्स है किसका, रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या आएगा, कंडक्टिविटी आएगा, और इसकी ऐसे यूनिट क्या आएगी, अब देखो उसकी क्या थी, रेजिस्टिविटी की ऐसे यूनिट क्या आई थी, ओम मीटर, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी की आई थी, तो इन दोनों का ही इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, कंडक्टिविटी, तो ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट फॉर कंडक्टिविटी, मतलब ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स दोनों का अगर हम इनवर्स कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगी कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट। तो अभी हमने 4 चीज़ें पढ़ी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत धीरे धीरे फ्लो करने देगी, मतलब बहुत रुकावटें प्रोड्यूस करेगी, वेयर एज जो हमारी कंडक्टेंस है वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देगी। रेजिस्टिविटी होती है रो L/A, तो हमारे पास कंडक्टिविटी क्या, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, 1 अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू कापा इंटू A/L, राइट। फिर हमारे पास यहाँ पे जो हमने रो की बात करी है वो क्या है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, और जो हमने कापा की बात करी है वो हमारी कंडक्टिविटी है। ये हमारे पास दोनों का बिल्कुल डिफरेंशिएट आ गया। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। अब हमारे पास नेचर में मटेरियल के भी बहुत तरह है, ठीक है। पहले तो हम 3 मटेरियल्स की बात करते हैं जो हम अभी तक बेसिक्स पढ़ते हुए आए, जो हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, उसी की बात करते हैं, कंडक्टेंस, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टेंस वही जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं, वो का सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से कंडक्टिविटी को प्रोड्यूस करेगा, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो करने देगा, उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल मेटल्स, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कंडक्टेंस के। तो कंडक्टेंस कौन से हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देगा। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देगा, ठीक है, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है। वेरी लो कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, जिसकी कंडक्टिविटी कम उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो उतना अच्छा वो इंसुलेटर है, क्योंकि हमने पता है रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्टेकल जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी वो अच्छा इंसुलेटर होगा, मतलब लो कंडक्टिविटी है इसकी। तो बेसिकली इंसुलेटर क्या है, जिनकी लो कंडक्टिविटी बोल सकते हैं या हाई रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, या हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसकी क्या होगी, कंडक्टेंस की क्या होगी, लार्ज कंडक्टिविटी होगी बट लो रेजिस्टिविटी होगी, right? Next is semiconductors. So the substances which have conductivity between conductors and insulators are known as semiconductors. तो वो substances जिनकी conductivity conductors और जो insulators हैं उनके बीच में रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, semiconductor। मतलब हम कह सकते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। एंड ये सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये आपका फिजिक्स का टॉपिक है, आप इसको फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स होते क्या। सो सेमीकंडक्टर्स हम यहाँ पे सिर्फ इतने बात करते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है।
अगर ये 0 डिग्री केल्विन पे 0 केल्विन पे है, मतलब हमारा नॉर्मल है 0 केल्विन पे प्रेजेंट है, तो ये जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, एक नॉर्मल कंडीशन पे रहेगा। लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे, वैसे वैसे ये कंडक्टिविटी करना शुरू कर देगा, मतलब कंडक्टर की तरफ बढ़ने लग जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? सिलिकॉन, आर्सेनाइड एक्सेट्रा। अगर कार्बन को छोड़ के जितनी भी हमारी कार्बन सीरीज है, कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर आते हैं वो सारे सेमीकंडक्टर्स हैं, वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स हैं, या हम बोल सकते हैं जिनके वैलेंस शेल में लास्ट हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंसी जो है वो 4 आती है, ठीक है, जिनकी 4 आती है उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। बट आप इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे, इसके मतलब पूरे चैप्टर है, एंड इवनली हायर स्टैंडर्ड्स में तो पूरी ही हमारे पास बुक्स हैं इसके अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर्स पर, राइट। तो हमारे पास अभी हमने 3 बेसिक पढ़े, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स वो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देगा तो उसे हम कंडक्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। इंसुलेटर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करने देगा उसे इंसुलेटर कहेंगे। सेमीकंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहती है उसे कहेंगे हम सेमीकंडक्टर्स, राइट। अब इतना हो गया, ठीक है, मेरे को कंडक्टेंस, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के बारे में पता लग गया। मेरा यहाँ पर किसके बारे में रोल है? कंडक्टेंस के बारे में पता लगाने का। तो हम कंडक्टेंस की आगे की 2 कैटेगरी और अब स्टडी करेंगे, ठीक है। कंडक्टेंस के आगे 2 कैटेगरी है, एक है हमारे पास मेटालिक कंडक्टर्स एंड दूसरा है आयनिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ठीक है। पहले हम मेटालिक कंडक्टर्स की बात करते हैं। मेटालिक कंडक्टर्स कौन से हैं? जो कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अब देखो मेटल्स हैं, मेटल्स क्या होते हैं? जो अपना चार्ज किसी को देते हैं, राइट, जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करके अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो फ्लो होएगा वो भी किसका होएगा? इलेक्ट्रॉन्स का होएगा। So in metallic conductors the flow of electricity takes place due to the flow of electrons। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हमारे पास यहाँ पे कंडक्टिविटी आएगी, ठीक है। खुद एटम या खुद मैटर जो है हमारा वो नहीं फ्लो करेगा, इसके अंदर प्रेजेंट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करेंगे, और इसी वजह से इसे हम कहते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स क्योंकि ये मेटल्स वो मेटल्स हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होते हैं और उसके वजह से कंडक्टिविटी आती है, उसे हम कहते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। Thus the matter does not decompose। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर अगर हम जिंक और कॉपर वाली की बात करें तो उसमें क्या हो रहा था? डिकम्पोजिशन हो रही थी, या फिर एक साइड सारा मैटर आके इलेक्ट्रोड पे पेस्ट हो रहा था, या फिर वो जो जिंक तो था वो अपने आप को तोड़ रहा था और उसके अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास कर रहा था, ये हो रहा था। तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर डिकम्पोजिशन नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन बिल्कुल नहीं होगी, और इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन से हो रही है ये कंडक्टेंस, तो इसका नाम हमने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस रख दिया, ठीक है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्टेंस। अब मेटालिक कंडक्टेंस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, किस वजह से ये बढ़ेगा, इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होएगा? सो पहला है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब देखो हर एक मेटल एक जैसा तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, वो उसकी जो शेल है वो 3 प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम किसी और की बात करें, कोई और छोटा एलिमेंट ले ले, ठीक है, उसकी क्या होगी? कम होंगे शेल। तो डिपेंड करता है साइज पे भी, क्योंकि देखो अगर साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन आराम से नहीं निकल पाएगा क्योंकि उसको हिंड्रेंस मिलेगी, उसको उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वेयर एज अगर हम बात करें अपने बड़े बड़े शेल्स की, जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 3 शेल है, ठीक है। और अगर हमने क्लास 11 को रिवाइज करे तो हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी थी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, राइट। ये हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन करी थी, मतलब 3rd ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो जब वो इतनी दूर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। तो डिपेंड करता है हमारे पास मेटल कौन सा है और उसका स्ट्रक्चर क्या।
ठीक है। देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हर एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब फॉर एग्जांपल सोडियम है, ठीक है, सोडियम को दोबारा लेते हैं, सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो बहुत जल्दी अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और स्टेट में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। वेरस वहीं पर हम बात करें एल्यूमिनियम की, अगर एल्यूमिनियम को कंसिडर करते तो एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसको 1 बाय 1 करके निकालना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एनर्जी उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस भी करनी पड़ेगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, राइट। तो ये यहाँ पर डिपेंडेंस आ जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कि उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। एंड नेक्स्ट इज टेम्परेचर, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये स्टेटमेंट जो इसका थर्ड कंक्लूजन है, इसकी स्टेटमेंट इसलिए ही लिखी गई है क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि मेटेलिक कंडक्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ठीक है, एक मेटल है पहले मेरे पास स्टेट में प्रेजेंट है, उसके मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, ठीक है, जब मैंने थोड़ा टेम्परेचर दिया तो इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए, लेकिन जब मैं इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दूंगी तो मेटल के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस भी होगी, क्योंकि देखो एक मैटर है, ये मान लो ये मेटल है, ये एक एटम से मिलके तो नहीं बना, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ एटम से मिलके बना है, और हर एक एटम जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कहीं ना कहीं रिपल्जन भी क्रिएट होगी, और उस रिपल्जन के वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको फ्लो करने में एक सीक्वेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर का अगर हमारा इंक्रीज करता है तो कंडक्टेंस जो है इसकी वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सीक्वेंस में फ्लो नहीं कर पाएगा, उसकी रिपल्जन हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और तीनों एक दूसरे से बाउंस बैक हुए, तो वो बाद में कहीं और चला गया, मान लो रिवर्स चला गया और मान लो आगे चला गया, तो उसकी कंडक्टेंस जो है वो लो हो जाती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो ये था हमारे पास मेटेलिक कंडक्टेंस का केस। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक, अब हमने बिल्कुल टॉपिक ही इससे स्टार्ट किया था कि हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के बारे में बात निकालनी है, तो अब हम अपने मेन पॉइंट पे आए कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होती है। So in electrolytic conductors, the flow of electricity takes place due to the flow of charge. अब हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वो आयंस हैं, ठीक है, जो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो चीज़ है, ठीक है, इतना हो गया। तो इसमें क्या है, जो आयंस वो बन गए हैं, अब क्या हुआ था कि Zn जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया था, Zn पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया था, राइट। इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, मेटेलिक कंडक्टेंस की, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टेंस की, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये जो Zn पॉजिटिव बना ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस करेगा क्योंकि ये आयनिक है। तो यहाँ पर जो है वो मैटर जो है वो डिकम्पोज किसमें करता है, आयंस में। ये मेरा मैटर था, ये डिकम्पोज होकर क्या बन गया, Zn पॉजिटिव, मतलब अपने आप में डिकम्पोज हो गया, अपने आप में रिड्यूस हो गया। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो अपने आप में रिड्यूस हो जाते हैं उनमें हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस देखते हैं, मतलब ये एक आयनिक में कन्वर्ट हो गया। अब मैं बात करूँ Cl ने एक इलेक्ट्रॉन यहीं से, फॉर एग्जांपल इसने जो एक इलेक्ट्रॉन दिया था वही एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और Cl नेगेटिव बन गया, तो ये भी क्या है, एक आयन बन गया, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज आयनिक कंडक्टेंस। अब देखो उसमें जो कंडक्टेंस होती थी, मेटेलिक कंडक्टेंस में जो कंडक्टेंस हो रही थी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती थी, तो उसे हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस दिया था। इसमें किस में की वजह से हो रही है, आयंस की वजह से हो रही है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, आयनिक कंडक्टेंस का नाम देंगे, क्लियर। अब इसको ये कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक को फैक्टर्स जो है सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करेगा। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं अब सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ पानी का, ठीक है। अगर आप घर में नहीं लैबोरेटरीज में, ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो
ठीक है। एक्सपेरिमेंट कोई भी परफॉर्म करो उसको बहुत ध्यान से करना ज़रूरी है, क्योंकि हम कहीं बार कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट, एसिड्स एंड बेस के बारे में बात करें, हालांकि वो चाहे डाइल्यूट ही क्यों ना हो, बट वो हमारे स्किन रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, विच कैन कॉज हार्मफुल कॉजेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज़ लेबॉर्ट्रीज में एंड प्रॉपर कंडीशंस के अंडर ही करें। सो अगर हम इसको करते हैं, इसके लिए अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पानी लिया, ठीक है, पानी का टब लिया, उसमें मैंने नॉर्मल अपनी 2 वायर्स प्रोड्यूस कर दी सिलिकॉनेट के और बल्ब लगा दिया। तो मैं क्या देखूंगी, बल्ब ग्लो तो करेगा, नो डाउट बल्ब ग्लो करेगा, बट उसकी इंटेंसिटी लो होगी। लेकिन जैसे उसमें मैंने NaCl दैट इज मैंने कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, कॉमन सॉल्ट डालते ही क्या हो जाएगा, चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, Na पॉजिटिव व Cl नेगेटिव, तो अंदर ही अंदर और चार्ज प्रोड्यूस हो गए, चार्ज कैरियर्स बन गए जो फटाफट अब चार्ज को लेके जाएंगे। पहले क्या था, प्रोसेस धीरे हो रहा था क्योंकि सिर्फ वाटर प्रेजेंट था न्यूट्रलाइज फॉर्म में, लेकिन अब क्या है, अब मेरे अंदर उसके अंदर NaCl है जिसने चार्ज प्रोड्यूस कर दिए, आयनिक कंपाउंड्स परफॉर्म कर दिए, और वो चार्ज को कह रहा है कि नहीं अब हम और तेजी से काम करेंगे। तो जब वो चार्ज को लेके जा रहा है तो हमारी जो बल्ब की ग्लो करने की इंटेंसिटी है ना वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो अब मैंने सॉल्यूट डाला है उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा सॉल्वेंट भी कौन सा है। अब सॉल्वेंट मैंने पानी लिया तो वो है न्यूट्रलाइज्ड, अगर फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्वेंट ही लिया जैसे HCl ले लिया, ठीक है, HCl लिया तो उसमें ऑलरेडी आयनिक कंपाउंड्स है, एक H पॉजिटिव है, एक Cl नेगेटिव है, तो उसकी इंटेंसिटी अपने आप ही, अगर मैं सिर्फ स्टेबलाइज वाटर और स्टेबलाइज HCl लूँ, प्योर कंपोनेंट, ठीक है, उसके अंदर अभी कोई सोल्यूट ने डाला, तो उसकी मैं कंडक्टेंस अगर चेक करूंगी तो वाटर की जो इंटेंसिटी होगी बल्ब ग्लो करने की वो कम होगी एज कम्पेयर टू HCl की, क्योंकि HCl में अपने आप ही वो डिसोशिएट हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, हालांकि वाटर को ऐसे टूटने में बहुत टाइम लगता है, राइट। सो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारा सॉल्यूशन कितना कंसेंट्रेटेड है, कितनी मोलारिटी आ गई। अब फॉर एग्जांपल मैंने पानी के अंदर डाली शुगर, ठीक है, शुगर की तो कोई कंडक्टेंस ही नहीं होती है, तो वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी को और लो कर देगा, क्योंकि अब शुगर के पार्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट करेंगे फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से। लेकिन उसी में ही अगर मैंने डाल दिया NaCl, ठीक है, तो वो आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को और फ्लो करने में हेल्प करेगा, राइट। तो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन का और उसमें सॉल्यूट कौन सा डल रहा है। लास्ट, टेम्परेचर, ठीक है, अगर यहाँ पर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो मेरी यहाँ पर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी जल्दी आयंस प्रोड्यूस होंगे, उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके एक बल्ब को ग्लो करने में हेल्प करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर के इंक्रीज होने से हमारी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो एक बार वन शॉट में हम देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है, पहला मेटालिक कंडक्टेंस है और दूसरा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है। सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, पहली। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर हैपन्स इन द मैटर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और वहाँ पे हैपन्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से हो रहा है और यहाँ पर मेटल के वजह से हो रहा है। यहाँ पे मेटल डीकम्पोज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेटल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, वेयरएज यहाँ पर जो है यहाँ पर आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वही बात आ गई, अगर टेम्परेचर को मैं यहाँ पर इंक्रीज कर दूँ तो यहाँ की कंडक्टिविटी जो भी है वो इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन अगर मैं मेटेलिक कंडक्टेंस में बात करूँगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पे रिपल्जन क्रिएट हो जाएंगे। वेयरएज यहाँ पर जो है ऐसा कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लेके जाने में हेल्प करेंगे। यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो लो होती है, यहाँ पे कंडक्टिविटी हाई होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के वजह से प्रोड्यूस होती है।
और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो रहा है, मेटालिक कंडक्टेंस में। यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होएगा तो वो उस इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेगा, राइट, वापस कंज्यूम कर लेगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी है तो ज़्यादा, बट स्टिल इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक और मेटालिक कंडक्टेंस में डिफरेंस है। नाउ अब मैं इसके मेजरमेंट कैसे करेंगे, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि एक जो मेरे पास कंडक्टेंस है उसको कैसे मेजर करूँ। ये सॉल्यूशन तो दे दिया, इसकी कंडक्टेंस कैसे निकालूं। तो जब हम निकालने लगे थे ना, तो हमारे पास दो मेन प्रॉब्लम्स आने लगी थी, ठीक है। दो मेन प्रॉब्लम क्या आई थी, वो हमारे पास सबसे पहले आया था कि अगर मैं डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती सॉल्यूशन को अगर मैंने डायरेक्ट करंट दे दिया तो वो डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने डायरेक्ट करंट उसे दिया तो वो बहुत जल्दी डिसोशिएट हो जाएगा और उसके इलेक्ट्रोड्स में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन और दूसरा हमारे पास आया था कि हम इसको द सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रिज। अब आपने एक फिजिक्स में अभी तक पढ़ लिया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, राइट। व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा है कि ये फिर हमारे पास ऐसा है, ठीक है। आपके फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ये है वेयर R1 ये R2 R3 R4, तो वो क्या कह रहे हैं कि R1 R2 इज इक्वल टू R3 R4, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो उसने बोला कि व्हीटस्टोन ब्रिज को हम डायरेक्टली सॉल्यूशन से नहीं कनेक्ट कर सकते, इट इज़ वेरी टिपिकल टू कनेक्ट सॉल्यूशन डायरेक्टली टू द ब्रिज, राइट। तो इसके सॉल्यूशन क्या आए थे, इसके सॉल्यूशन क्या आए थे कि ठीक है डायरेक्ट करंट की जगह हम यूज़ करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, AC को अप्लाई कर देते हैं तो वो डिसोशिएट नहीं करेगा, पहली चीज़। दूसरा क्या आया कि हमारे पास हम एक कंडक्टिविटी सेल जनरेट कर देते, एक ऐसा अपरेटस बनाते हैं जिसके हेल्प से मेरे पास एक कंडक्टिविटी सेल निकल के आ जाए, जिसको उस सेल को यहाँ किसी एक में फिक्स करना ईजी हो जाएगा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है पूरे सॉल्यूशन का सेटअप में यहाँ फिक्स करूँगी, उसके बजाय मैं एक सेल ऐसा प्रोड्यूस कर देती हूँ जिसको डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट कर दूंगी, तो मेरा इजी काम हो जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट की तो कुछ बात ही नहीं है, अब हम पढ़ेंगे ये कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, राइट। सो कंडक्टिविटी सेल has two platinum electrodes coated with the platinum black। ये हमारा कुछ अपरेटस है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि एक ट्यूब ली और उसमें दोनों साइड प्लैटिनम के 2 इलेक्ट्रोड फिक्स कर दी। अब उसको इस तरीके से फिक्स किया कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड आपको दिख रही हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो L है, और जो इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, ठीक है। इसको एक हमने सेटअप क्रिएट किया है, एक टेस्ट ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड को फिक्स कर दिया, ऑब्वियसली एक कैथोड से रिएक्टेड एक एनोड से रिएक्टेड, और दोनों के बीच का जो लेंथ है वो L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। सो कंडक्टिविटी सेल हैज 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक से उसको कोट कर दिया गया, ठीक है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स इज A, ठीक है। एरिया हमारे पास A है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो L है। Thus the resistance of column containing electrolytic solution between the electron is given by। तो अगर हमें रेजिस्टेंस निकालनी है तो रेजिस्टेंस निकालते टाइम उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का वो क्या आएगा, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कैसे आएगा, हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाई A होता है, ठीक है। रो L बाई A होता है विच इज इक्वल्स टू 1 बाय कापा L बाई A। रो को हम लिख सकते हैं ना 1 बाय कापा, हमने ऐसे लिखा। जो ये हमारे पास फॉर्मूला आया L बाय A, इसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल, इसे ही हम क्या कहते हैं सेल कांस्टेंट, और इधर से ही हमारे पास आता है कंडक्टिविटी सेल। तो L बाय A जो होता है वो होता है सेल कांस्टेंट, इट इज डिनोटेड बाय G स्टार, G के ऊपर ये स्टार लगा देते हैं, डेट इज L बाय A R का, ठीक है। कैसे आ गया, क्योंकि ये L बाय A को हमने किससे डिनोट किया, G स्टार से डिनोट किया। तो R क्या था, रो, ठीक है, इनटू L बाय A विच कम्स आउट टू बी G स्टार, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा। तो G स्टार के जो यूनिट होती है वो होती है मीटर इनवर्स, वो क्या होती है हमारे पास मीटर इनवर्स होती है। ये कैसे आया हमारे पास,
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया कि R अपॉन रो इज इक्वल्स टू जी स्टार, ठीक है, और 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू कापा, तो R इंटू कापा इज इक्वल्स टू जी स्टार, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो गया और इसकी यूनिट्स क्या होती है, मीटर इनवर्स होती है। कैसे आती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम, ठीक है, ओम मीटर, और कापा क्या होता है, ओम मीटर, ओम इनवर्स मीटर का स्क्वायर इनवर्स, राइट। तो यहाँ से एक जो होता है, ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और एक इस मीटर से एक ये कैंसिल आता है, तो मीटर इनवर्स में हमारे पास आंसर आ जाता है जी स्टार, राइट। ये हमारे पास है सेल कांस्टेंट की वैल्यू, दैट इज जी स्टार। अब इधर से मेजरमेंट कैसे निकालेंगे सेल कांस्टेंट की, मेरे पास आ गया एक सेल कांस्टेंट आ गया, मतलब एक सेल जनरेट हो गया। उस सेल को मैं इधर इस हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, इधर एक पार्ट में कंडक्ट कर दूंगी। मैंने सोचा कि चलो एक किसी भी एक पार्ट में हम कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो मैंने एक में यहाँ पर इस R2 पे मैंने कंडक्टिविटी सेल लगा दिया, तो और बीच में एक पी डिटेक्टर लगा दिया। तो डिटेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को ये भी तो देखना कि कंडक्टिविटी हो रही है या नहीं। सपोज कि मैंने ये लगा दिया और हुई नहीं, तो इसलिए हमने एक डिटेक्टर लगाया। तो क्या होता है, ये एक ऑपरेटर्स होता है, आपको अपनी लेबोरेटरीज में देखने को मिलेगा कि कंडक्टिविटी सेल कैसे होता है। वैसे हम इसके ये वाला मैकेनिज्म तो नहीं देखते, एक प्रॉपर बॉक्स होता है, उसमें आपको जस्ट बटन्स होते हैं, कुछ हमारे पास टेम्परेचर कंडीशंस होते हैं, और एक आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिया जाता है, एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिया जाता है जिसके सॉल्यूशन की हम कंडक्टिविटी निकालते हैं। ये आप खुद परफॉर्म भी करोगे अभी अपने लेक्चर्स के अंदर। सो for measuring the cell constant, the resistance of the cell is measured with KCl solution। अब हम KCl को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि KCl की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो जो इलेक्ट्रोड हमें मिलता है ना, सबसे पहले उसको हमने रिंस कर लिया, हमने पानी से एक बार धो लेते हैं, और उसके ऊपर फिर KCl से उसको रिंस किया जाता है, मतलब KCl के सॉल्यूशन में थोड़ा सा डाल के उसको रिंस कर दिया जाता है, और सेटअप को मेंटेन किया जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कुछ उसकी कंडक्टिविटी को सेट किया जाता है अकॉर्डिंगली आपका जो उस टाइम टेम्परेचर होएगा। जैसे आज का यहाँ पे आई थिंक टेम्परेचर है वो 25 to 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो वो वाला टेम्परेचर का आज का परफेक्ट टेम्परेचर नोट करके वो सेटअप कर दिया जाता है। whose conductivity at the different temperature and concentration is already known। तो जो आपकी लैब फाइल्स होती है उसके अंदर हर एक टेम्परेचर पे हर एक टेम्परेचर का एक सीक्वेंस बनाया हुआ होता है कि अगर इतना है तो ये आएगा, इतना है तो ये आएगा, तो वो हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट कंसंट्रेशन दी जाती है, और हायर स्टैंडर्ड्स पे आप ये चीज़ खुद निकालोगे भी, ठीक है। So then the resistance of the electrolyte can be measured by using a cell that is known as Wheatstone principle। और उसके बाद हम रेजिस्टेंस जो आता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल फॉर्मूला होता है व्हीटस्टोन प्रिंसिपल का, उसको हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं और आंसर निकालते जाते हैं। सो जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है ना, वो रो कंडक्टेंस इसी के ऊपर बैलेंस्ड होता है। ये आप ऑलरेडी फिजिक्स में आई होप क्लियर कर चुके हो, राइट। आई थिंक आपका फर्स्ट चैप्टर में ही है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, राइट। तो ये हमारे पास प्रॉपर पूरा मेथड होता है सेल कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने का। बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट होता है इसका। जब आप लेबोरेटरीज में परफॉर्म करते हो तो आपको हर एक स्टेप को नोट डाउन करना होता है, बहुत ध्यान से कांस्टेंट वैल्यूज लेनी पड़ती है। सो दिस इज होल द मेथड फॉर फाइंडिंग द सेल कांस्टेंट। अब हमने देखो पूरे सॉल्यूशन की बजाय हमने उसको एक सेल में कन्वर्ट कर दिया, जो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया ताकि मेरी रेजिस्टेंस आ सके, ताकि मेरी रेजिस्टिविटी आ सके, ताकि मैं उसको डिटेक्ट कर सकती हूँ कि कंडक्टेंस है भी या इंसुलेटर है। सो दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द सेल कांस्टेंट। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक्स डिस्कस करें हैं बिल्कुल कि रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ये सब कुछ क्या होते हैं, ठीक है। और हमारे पास अगर एक सॉल्यूशन दे दिया जाए, अगर एक इलेक्ट्रोलिटिक या एक मेटालिक सॉल्यूशन दे दिया जाए, तो उसकी कंडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी वेरिएशंस क्या आएंगे। हमने बात करी कि मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इनके बीच में डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली इनकी कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस में भी डिफरेंस आएगा। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को।